हे हाय। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अबाउट में, जो क्रेडिट कार्ड पे होती है। कैसे जो है इंटरेस्ट वो अप्लीकेबल होता है क्रेडिट कार्ड पे। तो चलिए देखते हैं। किसी भी बैंक के वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं और उस वेबसाइट पे जा कर के जो है उनका टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं और जो चार्जेस है उसके अबाउट में देखते हैं कि कैसे अप्लीकेबल जो है वो बैंक करती है। तो अभी हमने जो है ब्राउज़र ओपन कर लिया है। आप भी अपने मोबाइल फ़ोन्स में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और यहाँ आकर के आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया है, जो बेसिकली है ये HDFC बैंक का जो है HDFC MITC क्रेडिट कार्ड। तो आप जो है कोई भी वेबसाइट का ऐसे सर्च कर सकते हैं, लाइक आपका जो भी बैंक है उसका आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने HDFC का एग्जांपल लिया है। आपका जो बैंक है उसको देख लीजिएगा। और ये MITC का मतलब ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। कोई बैंक जो है अपना वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अपने वेबसाइट पे जो है अपलोड करके रखती है। तो आप उनका टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया था HDFC MITC क्रेडिट कार्ड के लिए। अब जैसे सेविंग अकाउंट का देखना हो तो आप अलग से सेविंग अकाउंट का देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं और वेबसाइट पे जो है हम इनके वेब पेज पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज में जो है जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है चेकआउट कर सकते हैं उस लैंग्वेज में। ये एक अच्छी बात है। और जैसे हम ओपन करते हैं तो एक PDF जो है ओपन हो जाता है सर्विस चार्ज के अबाउट में। यहाँ जो है इसमें मेंशन है अब जितने भी प्रकार की जो आपका सर्विस चार्ज वगैरह रहता है HDFC का क्रेडिट कार्ड के लिए वो यहाँ दिख जाएगा। सभी बैंक का ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है। आपको जाएंगे वहाँ सर्विस चार्ज आपको मिल जाएंगे तो वो देखने के लिए मिल जाता है। तो इंटरेस्ट चार्ज से पहले जो है एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन जो है वो कैसे होता है इसका, और इस जो इनका बिलिंग साइकिल है वो समझते हैं। बिलिंग साइकिल समझेंगे तो थोड़ा आसानी होगा समझने में इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक एग्जांपल के लिए दिखाया गया है कि कैसे स्टेटमेंट डेट से कितना समय मिल जाता है हमें पेमेंट करने के लिए और क्या उनका ड्यू डेट रहता है, किस टाइप से जो है उनका ग्रेस पीरियड भी रहता है। तो स्टेटमेंट डेट इन देखेंगे तो यहाँ पे 1 मई लिया गया है, मतलब एवरी मंथ फर्स्ट को जो है जनरेट हो रहा है। और यहाँ पेमेंट ड्यू डेट जो आप देखेंगे इस डी वाले कॉलम में, तो 20 मई 20 मई को जो है वो ड्यू डेट है। फर्स्ट को जनरेट हुआ, 20 को जो है पेमेंट ड्यू डेट है। मतलब कि यहाँ से हमें जो है 19 to 20 डेज, जो 19 दिन है वो मिल जाता है हमें पेमेंट करने के लिए। और यहाँ ग्रेस पीरियड भी 3 दिन का दिया गया है। मतलब अगर आपका बिल जन जो ड्यू डेट है उसका पेमेंट ड्यू डेट 20 को है तो 23 तक आपके पास समय है। और किसी भी कारणवश अगर आप भूल जाते हैं तो एक समय ग्रेस पीरियड जो है बैंक देती है। तो ये इस जो HDFC है इसमें आपका 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिखाया गया है। तो ये ग्रेस पीरियड है बेसिकली। और स्टेटमेंट ड्यू डेट आपको समय मिल जाता है 20 डे का। तो अभी उसी के एग्जांपल से जो है हम समझते हैं क्या है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से समझाया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ईजी वे में समझाया गया है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसका एग्जांपल लेकर के बताया गया है कि 10 अप्रैल को जो है 18 अप्रैल को फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टेटमेंट डेट है। तो 18 अप्रैल से जो है अगर आप स्टेटमेंट ड्यू डेट देखते हैं, काउंट करते हैं तो 8 मई को हो जाएगा पेमेंट ड्यू डेट। ओके, तो ये हम समझ लेंगे। ठीक है, 15,000 और 5,000 इन्होंने स्पेंड किया। 10 अप्रैल को 15,000 और 15 अप्रैल को 5,000 इन्होंने स्पेंड किया है। टोटल इनका जो स्पेंड होता है 20,000 है, जो कि 18 अप्रैल को बिल जनरेट हुआ है। तो इसी को जो है स्टेटमेंट को दिखाया गया है। 18 का जो है डेट लिया गया है, जनरेशन डेट। और यहाँ मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है 1000 रुपीज़ है, जिसमें से अगर आप देखोगे 12 मई को जो है पेमेंट किया गया है 2000 का। उसके बाद भी जो है 1000 का स्पेंड किया गया है जो करेंट स्टेटमेंट है उसमें, और उसमें 15,000 का भी पेमेंट किया गया है। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले इंटरेस्ट के अबाउट में, तो यहाँ एक बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से बताया गया इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो है वो कैसे होता है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो है आपका 3.75% पर मंथ, दैट इज़ जो कि हो जाता है अगर एनुअल देखेंगे तो 45% पर एनम के हिसाब से है। तो 45% जो है पर एनम, तो इसको आप नंबर ऑफ डेज से काउंट होगा, जितने भी दिन का लगा है उतने दिन का। तो अभी हमने देखा था कि 10 अप्रैल को 15,000 का जो है स्पेंड हुआ था, 15,000 का यहाँ 10 अप्रैल को। और 10 अप्रैल से जो इनका कैलकुलेट करके लगा है इस अमाउंट पे
एक भी चीज़ समझने वाली बात यहाँ ये है कि टोटल बिल पे लगती है, बट जो उनका जो स्पेंड डेट होता है, जो खर्च डेट होता है, उस समय से काउंट होती है। मतलब अगर आपने 10 अप्रैल को किया तो 10 अप्रैल से काउंट होगी। अगर आप कर रखे होते 9 अप्रैल से तो 9 अप्रैल से कैलकुलेट होकर या 11 अप्रैल से, जिस भी डेट को आपने खर्च किया है उस डेट से पेमेंट डेट तक पार्शियल अमाउंट भी करते उस डेट तक आपका जो है कैलकुलेट होता है। आगे का देखते हैं कैसे रहता है। 15,000 पे जो है इनका कैलकुलेट करके 45% पर एनम से लगा है। और ये 10 अप्रैल टू 11 मई यहाँ दिखाया गया, क्योंकि 12 मई को एक पेमेंट हो रखा है यहाँ 2,000 का, इसलिए 11 मई तक जो है 15,000 का वो कैलकुलेट करके लगा है, जो कि 32 डेज का होता है। 591 रुपीज़ 75 पैसा लगा है। तो ये कैसे लगा है उसको हम समझ लेते हैं आसान भाषा में। तो अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और 15,000 यहाँ पे हमने डाला, इंटर किया, और इस पर 45% पर एनम से लगा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको देखते हैं। तो देखेंगे 45% निकल गया 6,750 रुपये, और इसको 365 डेज से जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। मतलब फर्स्ट जो है एक दिन का निकल जाएगा, 1 डेज का, 1 डे का निकल गया। अब यहाँ जो है वहाँ पे 32 डेज दिखाया गया था, उसका कैलकुलेट करके लगा। तो देखिए कि एग्जैक्ट आपका आ जा रहा है 591.78 पैसे 32 डेज का। तो यहाँ 591.75 पैसे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लगा है 11 मई तक। उसके बाद जो है 13,000 पे लगा है। जैसे 15,000 में से जो है उन्होंने 12 मई को 2,000 पेमेंट कर दिया था, तो जो इनका इंटरेस्ट चार्ज वो 11 मई तक ही 15,000 पे लगा है। ठीक है, वो माइनस हुआ है, जो 2,000 उन्होंने पे किया था वो माइनस हुआ है जिस भी डेट को पेमेंट उन्होंने किया है उस डेट तक। उसके बाद 13,000, आप देखेंगे इसका कहीं भी 13,000 का जो है बिल नहीं है। वो बिल बेसिकली है क्या, 2,000 का इन्होंने पेमेंट कर दिया था, तो वहीं पे 15,000 का जो है लगना बंद हो गया था, 2,000 जो है उनको उससे माइनस हो गया था। उसके बाद 13,000 बचा, 12 मई को पेमेंट किया, 12 मई से 14 मई, 14 मई तक जो है इनका वो चार्ज अप्लीकेबल हुआ, जो कि आपका देखेंगे 3 डेज हो जाते हैं। तो 3 दिन का जो है वो 13,000 पे कैलकुलेट करके 48 रुपीज़ 8 पैसे लगे हैं। दूसरे अगर देखते हैं फिर 5,000 का इनका आता है। 5,000 देखेंगे तो इनका जो है 5,000 यहाँ खर्च हुआ था। 5,000 फिफ्टींथ को जो है इनका वो कैलकुलेट करके लगा है। तो 15 अप्रैल को स्पेंड हुआ 5,000, और 14 मई तक जो है इनको कैलकुलेट करके लगा, जो कि 30 दिन हो जाता है। ओवरऑल इनको लग गया 184 रुपीज़ 93 पैसे, मतलब 184 रुपये 93 पैसे इनको जो है लग गए चार्ज। उसके बाद आता है इंटरेस्ट 3,000। तो क्योंकि जैसे हम ने देखा है कि 15,000 पेमेंट हुआ था, पहले तो 2,000 हुआ, तो 2,000 जो है वो माइनस हो गए थे 13,000 में से, और सॉरी 15,000 में से। तो 15,000 में से तो 13,000 बच गए थे, राइट। 13,000 पे कैलकुलेट करके लगा। फिर जो 15,000 पेमेंट हुआ वो स्टॉप 15 मई को हो गए थे, तो 13,000 क्या है कंप्लीट पेमेंट हो गया था 15,000 में। अगर आप देखोगे यहाँ 13,000 जो बचा हुआ था वो 15,000 जो है कैलकुलेट, इसलिए देखोगे 14 मई तक ही लगे, 15 का क्योंकि पेमेंट हो गया था, उसके आगे जो है इस 13,000 पे नहीं लगे हैं। तो वही अमाउंट है। तो उसमें से जो 15,000 पेमेंट हुआ 13,000 का, तो 2,000 बच गए थे। तो 2,000 क्या है वो 5,000 जो अभी ये हमने कैलकुलेट किया है, तो ये भी देखो 14 मई तक जो है स्टॉप कर दिया गया। उसके बाद 3,000 पे लगा, ना कि 5,000 पे। वहाँ पे 3,000 पे लगा है। उसके बाद जो है 15 क्योंकि 15 मई को पेमेंट हो गया था, तो 15 मई से 18 मई तक 3,000 का जो लगा है 4 दिन का, वो 14 रुपये 79 पैसे 14 रुपीज़ 79 पैसे लगे हैं। उसके बाद हमने फ्रेश एक्सपेंस भी किया था ग्रोसरी आइटम पे 14 मई को 1,000 रुपीज़। एक चीज़ जानने वाली बात यह है कि अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं, जो आपका जो है बिल जनरेट होता है लास्ट स्टेटमेंट, उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो हमारा जो फ्रेश स्पेंड होता है उस पर भी चार्ज अप्लीकेबल होता है। तो 1,000 रुपीज़ क्योंकि इन्होंने कम ही स्पेंड किया था, तो चलो बहुत ही कम लगा, 6 रुपये 16 पैसे ही लगे। जो कि आपको देखेंगे तो 14 मई से लेकर के 14 मई को क्योंकि उन्होंने स्पेंड किया था, और 18 मई तक बिल जनरेशन डेट तक 6 रुपये 16 पैसे टोटल कैलकुलेट करके ये आ गया 845 रुपये 75 पैसे 845 रुपीज़ 75 पैसे। उसके बाद लेट पेमेंट भी चार्ज लगा हुआ है 900 रुपीज़ का, क्योंकि अगर आपका इनका जो पेमेंट है वो ड्यू डेट के अंदर नहीं हुआ था। ग्रेस पीरियड भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नहीं हुआ था। 18 अप्रैल को बिल जनरेट हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए
20 डेज का प्लस 3 डेज अगर आप ऐड भी कर देते हैं तो भी इनका जो है ड्यू डेट ग्रेस पीरियड के साथ में भी उनका पेमेंट नहीं हुआ। 12 मई को पेमेंट हुआ, जिसकी वजह से लेट पेमेंट चार्ज अप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, और इन दोनों इंटरेस्ट प्लस लेट पेमेंट चार्ज पर 18% का जो है GST अप्लीकेबल होता है, जो कि 314 रुपये 23 पैसे है। और जो बच गया था इनका जो है, अगर देखेंगे तो 15 और 2 17,000 इनका पेमेंट हुआ था, 20,000 का इनका स्टेटमेंट था, तो 3,000 वो बच जाता, प्लस फ्रेश इन्होंने स्पेंड किया था 1,000 रुपीज़, तो 4,000 जो है इनका अमाउंट जो स्टेटमेंट अगर 18 मई का जनरेट होगा तो वो 4,000 का जनरेट होगा, प्लस इसमें जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ था उसका GST और लेट पेमेंट चार्ज ये इंक्लूड होकर के ये अमाउंट बन गया। तो बेसिकली हमने ये देखा कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। 45% पर एनम से लगता है, जिसको आप 365 डेज में जो है कैलकुलेट करके और डिवाइड करके एक दिन का निकाल सकते हैं। जितने भी दिन आपका जो है स्पेंड हुआ है उस तरीक़ा से जो है वो आपको अप्लीकेबल होते हैं। तो ये जो आपको थे, आई होप अच्छा लगा होगा, ये आसान भाषा में थे, समझ आया होगा आप लोगों को। तो इसी के साथ हम लेट पेमेंट चार्ज देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 900 का लेट पेमेंट चार्ज लगा हुआ है। ये किस हिसाब से लगा हुआ है लेट पेमेंट चार्ज, ये अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे। इसका एक स्लैब होता है कि आपने कितना खर्च किया है उस पर कितना अप्लीकेबल होंगे। तो लेट पेमेंट चार्ज के अबाउट में जो है आगे देखेंगे।